खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। गुंडे बदमाश पुलिस की नाक के नीचे बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच तेली बांधा तालाब मरीन ड्राइव से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 3 अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं मामले की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की शुरुआत कर दी है। पूरा मामला तेली बांधा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ मनोज शुक्ला संवाददाता जुड़ चुके हैं रायपुर से। जी मनोज, जिस तरह से घटना घटित हुई है रायपुर में, अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। क्या कुछ घटना थी और क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है? जी, आपको बता दूं कि ये घटना जो हुई है ये सुबह लगभग 4 बजे के बीच की घटना और मरीन ड्राइव एरिया जो है बहुत इलाके का एरिया है, जहां पर छत्तीसगढ़ के जो राजधानी में तमाम बड़े अधिकारी हों, चाहे मंत्री हों, विधायक हों, सभी लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। शाम को भी वहां पर एक हुजूम सा रहता है और ऐसी जगहों पे लगातार ये दूसरी घटना 2-4 दिन पहले की बात है। एक सर्किले आशिक ने भी वहां पर चाकूबाजी से अपनी प्रेमिका को की हत्या कर दी थी और उसी के तहत आज ये घटना सुबह जो हुई है, इससे पूरा राजधानी एकदम दहशत में आ गया है, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। और सबसे आश्चर्य की बात है प्रियंका की वहां पर पेट्रोलिंग गाड़ी को लोगों ने आगाह किया कि वहां पे कुछ घटना हो रही है, तो पेट्रोलिंग गाड़ी के जो जवान बैठे थे पुलिस के, उन्होंने कहा कि हम गाड़ी को मोड़ कर वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पेट्रोलिंग गाड़ी वहां पहुंची नहीं। और शायद पेट्रोलिंग गाड़ी पहुंच गई होती तो वो जो हत्या हुई वो हत्या न हो पाती। इस बात से लेकर जो है राजधानी पुलिस पर अब सवालिया निशान खड़े हो गए। और बात करें विपक्ष की, विपक्ष लगातार जो है विष्णुदेव साय सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है निशाना साधते नजर आ रही है। लेकिन कहीं न कहीं आज राजधानी पुलिस की पोल जो है, जो दावे किए जा रहे थे सरकार की तरफ से, कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से राजधानी पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं लगातार, और जिस तरह से आपका कहना है कि पुलिस अगर मौके पर पेट्रोलिंग टीम पहुंच गई होती तो घटना को होने से बचाया जा सकता था। इस घटना के होने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से या सरकार के मंत्री की तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर सामने आया है? एक दिन का ऐसी घटना हुई है और वहां से कम से ज्यादा 500 मीटर दूर पे सीएम आवास है, राज्यपाल आवास है। ऐसे में ऐसी जगहों पर लगातार दूसरी घटना, राजधानी में अब तक बात करें 3 हत्या हो चुकी है। और तो कहीं न कहीं अब जो है सरकार को सवालिया निशान खड़े होना जो है लाजमी और ये चर्चा का विषय बन गया है कि राजधानी में जब लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जन की कहाँ पर राजनीति सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं जिस ड्राइवर की हत्या हुई है वो जो है कलेक्टर अंबिकापुर के कलेक्टर साहब के ड्राइवर कहा जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और सरकारी आदमी है जबकि उसकी हत्या हो जा रही है और सिर्फ एक मोबाइल के लिए हत्या हो जा रही है। लुटेरे मोबाइल लूटने की फिराक में आए, उससे मोबाइल की मांग किए, पैसे की मांग किए। वो बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, 50 रुपए की शायद मांग किए थे, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है। 50 रुपए के लिए हत्या हो जा रही है, वो भी राजधानी परिसर में, पास इलाके में। तो ये कहीं न कहीं जो है सरकार के दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से इसके बाद घटना की जांच चल रही है। जिस तरह से आपने बताया कि जांच की शुरुआत हो गई है, पुलिस की तरफ से क्या बयान आया है, क्या प्रतिक्रिया पुलिस विभाग की तरफ से निकलकर सामने आई है? प्रियंका, आपको बता दूं कभी इस मैटर पर पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने निकलकर नहीं आई है। और माना भी जा रहा है कि जिस प्रकार से घटनाएं हो रही, लगातार 3 घटनाएं कुछ ही दिनों में हो गई राजधानी जैसे एरिया में, तो अब ये छत्तीसगढ़ के लिए सरकार के ऊपर एक बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और जो विपक्ष के दावे होते थे वो कहीं न कहीं सामने देखने को मिल रही है। तो जनता में अब ये चर्चा का विषय बन गया है कि सरकार कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को लेकर फेल नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से बार बार पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, जाहिर सी बात है पुलिस को अब सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं एक बार उनको फिर से अपने हाथ में लेना होगा, अधिक सजग और चौकन्ना होना होगा। इस हत्या के बाद जिस तरह से आपने बताया कि कई घटनाएं हाल ही के दिनों में वहां पर घटी हैं और उसको लेकर बार बार सवाल पुलिस प्रशासन पर उठाए जा रहे हैं। लगातार हो रही घटनाओं के बाद क्या मंत्रालय की तरफ से
सरकार की तरफ से पुलिस प्रशासन या विभाग को कोई हिदायत दी गई है? जी प्रियंका, देखिए, जब सरकारें अपने ऊपर कोई इल्जाम लेती नहीं, लेकिन सच्चाई जो है वो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जनता को बेवकूफ बनाने का काम सिर्फ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी या कोई भी सरकारें हो, सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम करती है। लेकिन जो जमीनी हकीकत जनता सामने देख रही है उसको कैसे नकारा जा सकता है? माना जा रहा है जब राजधानी इलाके में जहाँ पे अभी 16 तारीख की घटना है वहां पर जो है हत्या हुई, फिर उसके बाद आज सुबह हत्या हो गई। और ये आपको बताया भी कि वहीं पे सीएम आवास है पास में, राज्यपाल रहते हैं, सारे मंत्रीगण का निवास स्थान वहां पर। ऐसे एरिया में, वीआईपी एरिया में इस प्रकार की घटना हो जा रही है, खुलेआम एक चाकूबाजी हो रही है, तो कहीं न कहीं अब सरकार को जवाब देना यहाँ पर भारी पड़ रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि सरकार तो दावे करती रहती है कि कानून व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी है, सुशासन है हमारे तरफ से, लेकिन जो देखने को मिल रहा है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। जी बिल्कुल मनोज, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। राजस्थान में एक बार फिर नौकरशाही में बड़ा फेरबदल हुआ है। भजनलाल सरकार ने रविवार आधी रात 22 आईएएस और 58 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए, जबकि 12 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इनमें से 8 आईएएस और 4 आईपीएस शामिल हैं। बता दें कि 16 दिनों में यह दूसरा मौका है जब आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इससे पहले 5 सितंबर को आईएएस की जंबो तबादला सूची जारी की गई थी। और इसी खबर पर हमारे साथ जयपुर से संवाददाता कुलदीप सैनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी कुलदीप, जिस तरह से भजनलाल सरकार में एक बार फिर से भारी संख्या में तबादले किए गए, बताया जा रहा है कि 22 आईएएस अधिकारी और 58 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है? देखिए, 5 सितंबर के बाद से लगातार आदेशों की इंतजार की सूची अब खत्म हुई और मुख्यमंत्री की खुद इसमें प्राथमिकता रही, जहां पर इतने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं। और राजस्थान की घटनाक्रम में क्योंकि सरकार को बने लगभग 11 महीने का समय हो चुका है और बड़े स्तर पर जो अभी तक इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर आरएएस और आईएएस अधिकारियों के तबादलों के बाद आईपीएस पुलिस विभाग जो था वो एक बड़े स्तर पर शांत था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को आदेश जारी किया, जिसमें 58 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और 22 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें कुछ आईएएस और जो आईएएस है उनको अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया है, जिसमें 15 जिला क्षेत्र के नए एसपी बदले हैं और 17 दिनों में ये दूसरी तबादला सूची मुख्यमंत्री की ओर से जारी की गई है। क्योंकि देखते हैं लगातार अब क्षेत्र में उपचुनाव है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद अब प्रदेश में जो कार्य प्रगति है उसे सुधारने की कोशिश में लगे हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में हम देखते हैं कि अगर क्राइम की सूची देखते हैं तो काफी कुछ अपराधों की जो संख्या बढ़ी थी उसको देखते हुए पहले पुलिस विभाग में बदलाव करने की कोशिश इस बार की गई है। इसके साथ ही अब ये भी इंतजार है कि जो तीसरी सूची है वो भी 1-2 दिन के अंदर जल्दी आने वाली है, जिसमें अब एक बड़े स्तर पर, क्योंकि हमने देखा 2-3 दिन पहले ही एसएचओ की जो जयपुर रेंज में जितने तमाम एसएचओ थे उनको उधर उधर किया गया। उसके बाद अब राजस्थान भर में जो सीआई स्तर के अधिकारी हैं उनके बदलाव होंगे और धीरे धीरे जो राजस्थान में जो तमाम विभाग है, क्योंकि अब इंतजार ये भी है कि जो शिक्षक क्षेत्र में एक विभाग में एक लंबे समय से सूची अटकी हुई थी, उनमें तबादलों का इंतजार सबके निगाहें उस पर टिकी है, क्योंकि प्रदेश में सरकार बनने के बाद से जो तबादलों का इंतजार है वो काफी लंबा हो चला है और अब धीरे धीरे ये खुलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें राजस्थान के लिहाज से अब अपने अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में लगवाकर तमाम विभाग के अधिकारियों से काम करवाने की कोशिश अब मुख्यमंत्री की रहेगी। इसमें प्रशासनिक फेरबदल से अब ये माना जा सकता है कि इन सूचियों से अब प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए और जो अपराध की जो बार बार कहा जा रहा था कि प्रदेश में जो क्राइम रेट है वो बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए इस बार बड़े स्तर पर पहले आईपीएस अधिकारियों को बदला है। जी बिल्कुल। तो ये भारी संख्या में जिस तरह से तबादलों की सूची जारी कर दी गई है, कब से तमाम अधिकारी अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे? देखिए, जो तमाम अधिकारियों को जो निर्देशित किया गया है उन्हें सभी को किसी को भी इंतजार या फिर सूची में नहीं रखा गया है। सभी को जैसे ही सूची जारी कर दी गई है अब उनको अपने कार्यभार संभालने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें से कुछ जो अधिकारी है जो जयपुर रेंज में लगे हुए हैं उन अधिकारियों ने आज कार्यभार संभाल भी लिया है, जिसमें तेजस्वी गौतम जयपुर डीएसपी
है। तो जो बीकानेर में पहले एसपी रही है, अब जयपुर में उनके कार्य ड्यूटी लगाई है। तो तमाम अधिकारी अब धीरे धीरे अपने जो विभाग उन्हें दिए गए हैं और साथ ही कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है, जिनके चलते जैसे टी रविकांत है और रवि जैन है, ये तमाम जो आईएएस है उन्हें अतिरिक्त चार्ज दिया गया ताकि टूरिज्म और सेक्टर्स में इनमें थोड़ा सा बदलाव करने के स्तर पर जो कमियां चल रही थी एक सेक्टर में, उस कमी को दूर करने के लिए आईएएसओ को बदलाव के साथ साथ इन्हें अतिरिक्त भार देकर प्रदेश की जो व्यवस्था है उसे सुधारने का मौका दिया गया। जी बिल्कुल कुलदीप, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। मायावती ने कांग्रेस अन्य पार्टियों के पर साधा निशाना। वहीं कांग्रेस को अपने बुरे दिनों में दलित याद आते हैं। अब इनको दलितों को मुख्यमंत्री बनाने की याद आ रही है। ये लोग अपने अच्छे दिनों में दलितों को दरकिनार कर देते हैं। उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है। अभी हरियाणा प्रदेश में भी यही देखने को मिला है। अपमानित हो रहे दलित नेताओं को दूर हो जाना चाहिए। इन्हें खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए। बाबा साहेब ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए इस्तीफा दिया था। बाबा साहेब ने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। मैंने भी राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का पोस्ट सामने आया है। कांग्रेस पर अपने पोस्ट के दौरान मायावती ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अच्छे दिनों में अधिकांश ऐसे लोगों को दरकिनार किया जाता है। उन पदों पर जातिवादी लोगों को रखा जाता है। ऐसे में दलितों को खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। जो मोहम्मद आसिफ, बसपा सुप्रीमो का जो ट्वीट निकल कर सामने आया है, कांग्रेस पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है मायावती और सीधे साफ तौर पर कहा है कि बुरे दिनों में दलितों की याद आती है, जबकि अच्छे दिनों में दलितों को दरकिनार किया जाता है ऐसी पार्टियों के द्वारा। क्या कुछ कहना है और क्या राजनीतिक मायने निकल रहे हैं? देखिए प्रियंका, उपचुनाव के पहले बसपा पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है और लगातार अपने जो फाड़ा रोड है उनको समेटने के लिए और अपने पाले में लाने के लिए लगातार बसपा प्रमुख मायावती एक्टिव है और तमाम तरह की मीटिंग कर रही, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रही। लेकिन लगातार यह भी देखने में आया है कि कांग्रेस पर निशाना साधने से भी लगातार जो है बसपा प्रमुख को मायावती गुरेज नहीं कर रही है। और जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से कांग्रेस को दलित विरोधी बताया और कहा कि दलित अच्छे दिनों में कांग्रेस से दूरी बन जाती है, या यूं कहें कि कांग्रेस अगर सत्ता में रहती है, अच्छे दिन रहते हैं तो दलितों को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन उन्हें उनका वोट पाने के लिए दलितों को अपने पाले में किया जाता है, चाहे संविधान को लेकर, चाहे आरक्षण को लेकर। और यह भी कहने की कोशिश बसपा प्रमुख मायावती ने किया है कि कांग्रेस दलित और आरक्षण विरोधी है। इससे सियासत भी पूरी तरह से गर्म हो गई है, क्योंकि दलित सम्मान की बात कांग्रेस कर रही, जगह जगह चौपाल लगा रही है। और जिस तरह से प्रयागराज में राहुल गांधी ने दलितों का सम्मान किया, इससे कहीं न कहीं बसपा प्रमुख मायावती मिला भी गई है। और बिना नाम लिए बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी कहने की कोशिश की है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी, दलितों की हिफाजती नहीं हो सकती है। तो इस पर अब पूरी तरह से सियासत गर्म हो गई है। और जो फार्मूला बसपा प्रमुख मायावती का है पीडीएम का, उसके सहारे उपचुनाव में अपनी चुनावी बैतरणी बाण लगाना चाहती है। हालांकि चाहे सपा का फार्मूला हो पीडीए या फिर बसपा का फार्मूला हो पीडीएम, दोनों के जो समीकरण है एक है, भले ही राहें जुदा हो। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बसपा का काडर वोट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खिसक चुका है, इससे बेचैनी भी बढ़ गई है। और बसपा प्रमुख मायावती को यह साफ तौर पर पता है कि जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूपी के सुल्तानपुर में जूलर्स की दुकान पर डकैती डालने वाले गैंग के 14 बदमाशों की सूची थी, जिनमें से 11 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है या फिर एनकाउंटर किए जा चुके हैं। यूपी एसटीएफ ने मंगेश यादव को पहले ही ढेर कर दिया है और अब अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। अन्य बदमाशों को या तो एनकाउंटर के बाद या फिर उन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसके अलावा अब तक 3 बदमाश फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें लगी हुई हैं।
और उसके बाद खबर दिल्ली से है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का हरियाणा दौरा। आज से 3 दिनों के हरियाणा के दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। हरियाणा में रोड शो और जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा में रोड शो और जनसभा को करेंगे संबोधित। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का 3 दिवसीय हरियाणा का दौरा। आज से 3 दिन के हरियाणा के दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। रोड शो और जनसभा को करेंगे संबोधित। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। ऐसे संभाला है कार्यभार। केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठी आतिशी। केजरीवाल फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। आतिशी का बयान सामने आया है। वहीं क्या कुछ कह रही हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।